अभी इस लेक्चर्स के अंदर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमने डिस्कस करना है। अगर हम अपने लास्ट लेक्चर्स को देख लें, लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे उसके भी अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर के जो बेसिक टाइप्स थे उसके बारे में बात की थी। तो मैं दोबारा अगर कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में बात कर लूँ कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इस कोर्स की हद तक सिर्फ 3 टाइप्स की बात करते हैं। एक हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हमारे पास होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक हमारे पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अपने लास्ट दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कवर किया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमारे पास इसके डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास 1 आर्गुमेंट भी हो सकता है, 2 आर्गुमेंट भी हो सकता है एंड सो ऑन। अगर थोड़ा सा आप लोग रिमेंबर कर लें, याद करें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स थी वो एग्जांपल्स थी मार्कर की। हमने इस तरह उसको लिखा हुआ था कि मार्कर एंड मार्कर नंबर, ये हमारे पास एक वर्जन था। दूसरा वर्जन हमारे पास था मार्कर नंबर स्ट्रिंग CMP, इसकी बॉडी के अंदर कुछ था। और तीसरा वर्जन हमारे पास था मार्कर एंड मार्कर नंबर स्ट्रिंग CMP और प्राइस P। अगर इसके साथ मैं थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख दूं, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर इसको आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लें, फंक्शंस आप लोग पढ़ चुके हैं, वाइड, लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है सम का, एग्जैक्टली है या नहीं है उस तरह ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की तरह, एक्सेप्ट फॉर दी डेटा टाइप, उसी तरह ही है। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की तरह है या नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दी डेटा टाइप। एग्जैक्टली 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की तरह है या नहीं है? एंट एन स्ट्रिंग SS डबल DD 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की तरह है या नहीं हमारे पास? अच्छा, जब हम फंक्शंस की टर्म में बात करते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम नेम फंक्शंस हो लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आप लोगों को याद हो तो हम कहते थे कि जी अगर सेम नेम फंक्शन हो और उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर चेंज हो रहे हैं या उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है आर्गुमेंट का, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये भी आप लोगों ने कहा कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है
ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट वही है एक्सेप्ट फॉर द रिटर्न टाइप। तो ये भी अगर उस तरतीब से हम देख लें तो इस यहाँ पे भी मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ओके। ब्रेक में किसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चंस किया, बड़ा वैलिड और टेक्निकल क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्टर अभी हमने यूज़ करके देख लिए, उस कंस्ट्रक्टर का मैंने क्या आपको रीज़न बताया कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देते हैं। इनिशियल वैल्यू हम कैसे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल स्टार्ट कर लूँ, क्लास टेस्ट इंट ए डबल डी पब्लिक वाइड सेट डेटा। सेट डेटा हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ था, उसके अंदर भी हम क्या करते थे कि जी आप इनको वैल्यू दे सकते हैं कि जी a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 3.14। मीन्स यूज़र से लेना है यहाँ पे करना आप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर ही मैं एक कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? टेस्ट। यहाँ भी मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 3.14 और यहाँ पे मेरे पास क्लास ख़त्म हो गया। तो जो काम स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि जो काम हम कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं वही काम हम यूज़र डिफाइंड जो मेंबर फंक्शन होता है उसमें भी तो कर सकते हैं। तो फिर हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों है? कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत हमें क्यों है? ये वैलिड क्वेश्चन भी है कि इनिशियलाइजेशन है तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे करने की ज़रूरत क्या है? अब देख लें, इस फंक्शन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए अगर मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया टेस्ट T1, टेस्ट T1। आप लोग एक लम्हे के लिए ज्यूम कर लें कि मेरे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। अब क्या होगा? मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूँ तो ये मेरे पास T1 का ऑब्जेक्ट है, दो इसके कितने डेटा मेंबर्स हैं? T1 के कितने डेटा मेंबर हैं? यहाँ पे किसने कहा? एक का। कौन कौन से डेटा मेंबर हैं? A और D। और इस ऑब्जेक्ट्स के मेंबर फंक्शन कितने हैं? इस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन कितने हैं? सिर्फ एक ही फंक्शन है यार, सेट डेटा एक ही फंक्शन है। क्लास में बार बार आपसे कहता हूं कि क्लास आपके पास एक प्लेन है, एक टेम्पलेट है जो कि सिर्फ ये बता रहा है कि जब कभी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस ऑब्जेक्ट्स के कितने कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे और कौन कौन से मेंबर फंक्शन होंगे। तो इस क्लास में हमारे पास 2 डेटा मेंबर हैं और एक हमारे पास क्या है? मेंबर फंक्शन है। ये मैंने फिलहाल कहा कि आप लोग ज्यूम कर लें कि ये हमारे पास नहीं है। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया तो इसके 2 डेटा मेंबर थे A और D। दूसरी एक टेक्निकल बात हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्लास है, वी डोंट हैव अ मेन फंक्शन और क्लाइंट फंक्शन, तो मेमोरी में इसके लिए कोई जगह रिजर्व नहीं होती। मेमोरी में इसके लिए कोई जगह रिजर्व नहीं। तो मेमोरी में जगह कब रिजर्व होगी? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ मेमोरी के अंदर हमारे लिए इस ऑब्जेक्ट के लिए जगह रिजर्व हो गई। अब मेमोरी में जब जगह रिजर्व हो रही है तो किसके लिए हो रही है? डेटा मेंबर A और डेटा मेंबर D के लिए। ऑब्वियसली
इसके लिए हमारे पास 4 बाइट्स और इसके लिए हमारे पास 8 बाइट्स की जगह रिजर्व हो रही है। लेकिन इनिशियल वैल्यू यहां पे क्या सेव हो रही है? और गार्बेज वैल्यू, मैंने आपसे कहा कि गार्बेज वैल्यू इज अनवांटेड वैल्यू इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर या कंप्यूटर की टर्म्स में गार्बेज वैल्यू अनवांटेड, कोई खास अच्छी वैल्यू नहीं होती। सो प्रोग्रामर की कोशिश होती है कि जैसे ही उसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैलिड वैल्यू हो। सो क्वेश्चन अब क्या आंसर किया हुआ है इस क्वेश्चंस का कि जब आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं तो जब पहली दफ़ा आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास इनवैलिड स्टेट में होता है, कोई वैलिड स्टेट नहीं होती उसकी। सो वैलिड स्टेट में करने के लिए अब फॉर एग्जांपल अब इज्यूम कर लें मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर भी है, मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर भी है। जैसे ही मैं ये नाम लिखता हूँ T1, मेमोरी में जगह रिजर्व हुई और साथ ही इसके अंदर वैल्यूज़ भी चली गई 10 एंड 3.14। सो अब आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ वैलिड स्टेट के अंदर है, वैलिड स्टेट के अंदर है। इज इट क्लियर? दूसरी रीज़न, आप ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, जो मेंबर फंक्शन है इसको हम बिहेवियर भी कहते हैं, इसको हम बिहेवियर भी कहते हैं कि ये इसका बिहेवियर है। अब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करने के दौरान ही उसका बिहेवियर भी बता रहे हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। वो बिहेवियर आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। जब मैं यहां पे लिखूंगा T1 डॉट सेट डेटा, मैं तब ही इसका बिहेवियर अब देख रहा हूं कि इसका बिहेवियर क्या है। दूसरी तरफ अगर आप ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि हाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी लुक लाइक, मुझे एक मार्कर चाहिए डॉलर कंपनी का। मैंने देख लिया ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया कि मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए, किस किस्म का चाहिए, डॉलर कंपनी का चाहिए। सो वो मैं सिर्फ कर सकता हूं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। टेस्ट T2 कंपनी कौन सी, डॉलर की। सो अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं क्या करता, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता और उसके बाद सेट वैल्यू करता। सो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि हम कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज़ करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को वैलिड स्टेट में लाने के लिए। वो वैलिड स्टेट कैसे आती है कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो गार्बेज वैल्यू क्रिएट होगी और गार्बेज वैल्यू हमारे पास अनवांटेड होती है। दूसरा, हमने ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को अगर कस्टमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे या ज़ीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर पे और फिर कंस्ट्रक्टर और लोडिंग पे कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं एट्सेट्रा। टेक्निकली आपसे कभी भी कोई क्वेश्चंस करता हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि जी व्हाट डज़ इट मीन बाय कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। और फिर आपसे पूछ सकता है कि जस्ट गिव मी सम एग्जांपल और राइट सम एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आपने जस्ट एज्यूम करना है कि जी ओके। एक चीज़ और, टेक्निकली आपसे ये बात हो सकती है, कोई भी एंड मार्कर नंबर स्ट्रिंग CMP प्राइस P, कोई भी आपसे कह सकता है कि ये आपके पास कंस्ट्रक्टर है, बाकी क्लास खुद डिज़ाइन कर लें, बाकी क्लास खुद डिज़ाइन कर लें। आप लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे? जी ओके, क्लास नेम की मार्कर प्राइवेट, अब उसके एट्रीब्यूट्स, क्या नाम है आपका,
इस क्लास के डेटा मेंबर कौन कौन से होंगे? इसका नाम होगा और कंपनी का नाम है और प्राइस है और नंबर है। पहले नंबर आएगा, फिर कंपनी का नाम और फिर प्राइस। ये आपने कहाँ से आपको अंदाजा हुआ? इसके पैरामीटर्स। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ ये 2 कंस्ट्रक्टर हैं। अब आपके डेटा मेंबर्स कौन कौन से होंगे? नंबर होगा, नंबर और कंपनी। लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ ये एक कंस्ट्रक्टर है। अब अगर आपसे कोई ये लॉजिकल क्वेश्चंस करें कि क्लास डिज़ाइन करें, जब आप क्लास डिज़ाइन करेंगे तो इसके अंदर कितने डेटा मेंबर्स होंगे? सिर्फ एक ही होगा। वो कौन सा होगा? मार्कर नंबर। अगर ये होगा तो उस केस के अंदर कितने डेटा मेंबर्स होंगे? 2। अगर ये होगा तो कितने डेटा मेंबर्स होंगे आपके पास? 2। जी, जीरो आर्गूमेंट है। आपसे कोई कहे कि जी आप मुझे क्लास डिज़ाइन करके दे दें, आप जस्ट सिंपली ये लिख देंगे क्लास नेम मार्कर प्राइवेट पब्लिक, क्लास ख़त्म। बिकॉज यहाँ पे आप कोई इंफॉर्मेशन, जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि कितने डेटा मेंबर इसके अंदर होंगे या कितने डेटा मेंबर इसके अंदर नहीं होंगे। कीप इन माइंड ये आपके मिड टर्म फाइनल टर्म के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसी तरह आपको गिवन हो और आपसे कोई कहे कि जी आप मुझे क्लास डिज़ाइन करके दे दें। या दूसरा एक वर्जन आपका मेन फंक्शन, ये आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं है। माई प्रोग्राम P1, माई प्रोग्राम P1 माई प्रोग्राम P2 माई प्रोग्राम P3 Z, माई प्रोग्राम P4 5 3.1 XYZ और 100। ये आपका मेन क्लाइंट आपको गिवन है। कोई आपसे कहता है कि जी डिज़ाइन क्लास, केस का क्लास कैसे दिखाई देगा, कैसे डिज़ाइन करेंगे? स्टार्ट करें आप लोग। इस मेन क्लाइंट के लिए आप एक क्लास डिज़ाइन करें मुझे जल्दी से अभी। चलें यहाँ से मुझे बता दें, या थोड़ा सा चलें मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो फिर आप लोग मुझे बताते जाएं। यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर लें तो और P3 डॉट सेट डेटा P4 डॉट डिस्प्ले डेटा। जी, अब आप लोग मुझे बताएं कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? क्लास, गुड, शाबाश। माई प्रोग्राम, अगर ना लिखूँ तो डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा, अगर मैं ना भी लिखूँ तो। डेटा मेंबर कौन कौन से होंगे? हाँ, यहाँ से आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे पास जो मैक्सिमम डेटा मेंबर्स हैं 1 2 3 4 वो किस किस सबके टाइप के हैं? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, नंबर। सो इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल 4 डेटा मेंबर्स हैं। अब 4 डेटा मेंबर्स में से मेरे पास एक है इंटीजर, एक है मेरे पास फ्लोट और एक है मेरे पास स्ट्रिंग, दूसरा एक मेरे पास है, नहीं डबल तो मैंने फ्लोट लिख लिया है, तीसरा भी मेरे पास क्या है? एक इंटीजर दूसरा है। 2 इंटीजर है ना मेरे पास।
ओके, अब आपके पास कंस्ट्रक्टर कितने आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर? 4 या 3? 4 क्यों आएंगे? डिफॉल्ट 1 2 3 4। और कितने मेंबर फंक्शन होंगे? कौन कौन से? सेट डेटा और गेट डेटा। इज इट क्लियर? सो अब आप ये सारे फंक्शंस डिजाइन कर लेंगे कि ये मेरा क्या है? डिजाइन है जी। जब मैं डिजाइन करूंगा तो आप क्या करेंगे? माई प्रोग्राम, ये आपका 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हुआ। माई प्रोग्राम एंड ए इज इक्वल टू आपका जो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सॉरी 1 आर्गुमेंट है नहीं, 2 आर्गुमेंट है, फ्लोट एफ ये आपका 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हुआ। माई प्रोग्राम एंड ए फ्लोट एफ स्ट्रिंग एस ए इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एस। ये आपका 3 आर्गुमेंट हुआ। इसी तरह आपका 4 आर्गुमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक वाइड सेट डेटा है जिसमें आप कोई भी वैल्यू सेट कर लें ए, एफ, एस और बी के लिए। इसी तरह आपके पास वाइड डिस्प्ले डेटा है, आप उसके अंदर सी आउट करवा के सारा डेटा डिस्प्ले करवा दें। ये आपकी क्लास हो गई, ये आपकी क्लास हो गई। बट आई रिकमेंड कि आप लोग अपने लिए एक मेन फंक्शन बना दें इसी तरह, और उससे फिर आप लोग क्या करें, स्क्रीन के ऊपर ही आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। नाउ इन अदर वर्जन या माई प्रोग्राम P5 आपको कोड गिवन है, ये कोड भी गिवन है, ये कोड भी गिवन है। आपसे कोई कहे कि जी एरर इस प्रोग्राम में फाइंड आउट करें, और एरर किस जगह पे है। अब आप लोग स्टार्टिंग पे नहीं कहेंगे, आप लोग अब सबसे पहले एरर आपके पास यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आपके पास एरर है। एरर क्यों है कि आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, जबकि आपके पास क्लास में नहीं है। सो एरर को करेक्ट कैसे करेंगे कि यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, माई प्रोग्राम 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे लिख दूँ। सो जब कभी आप लोग टर्मिनल पे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें आप लोगों ने इस मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे सोचना है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर? ओके। अब हम अपना जो टॉपिक था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, बाकी मैं ये प्रोग्राम उसी तरह छोड़ देता हूँ, बस सेट और डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहाँ से हटा दिए। सो मेरे पास कितने डेटा मेंबर्स हैं? 4 डेटा मेंबर्स हैं। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर माई प्रोग्राम P1 और मैंने इसके अंदर 10, 3.4 XYZ और 100 एक ऑब्जेक्ट मेरे पास क्रिएट हो गया। उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट मैंने रेलेवेंट जो कंस्ट्रक्टर होगा। अच्छा, अब ये बताएं इस केस के अंदर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा?
जी, अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 4 आर्गुमेंट है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या ये दो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? नहीं होंगे, ये दो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होंगे। अच्छा, अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, अगर इस प्रोग्राम की मैं देख लूँ तो मेरे पास इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जैसे ही मैंने कर लिया P1, तो इसके अंदर आपके पास A के लिए 10, F के लिए 3.14, S के लिए XYZ और B के लिए 100, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? कॉपी कंस्ट्रक्टर का। कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल क्या दी थी कि मैं उसे कहता हूँ कि मुझे इसी तरह का मार्कर दे दें, वो मुझे क्या करेगा? ये ले लें मार्कर। इसने एग्जैक्टली मुझे इस मार्कर की कॉपी दी है, एग्जैक्ट मुझे उस मार्कर की उसने कॉपी दी है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ माई प्रोग्राम P2, माई प्रोग्राम P2, अब P2 को मैं क्या चीज़ असाइन कर रहा हूँ? P1। एग्जैक्टली दोनों मार्कर की जो है वो मेरे पास कॉपी आ गई, दोनों मार्कर की एग्जैक्टली मेरे पास कॉपी आ गई है। कि अब ये देख लें, ये मेरे पास P1 था, मैंने उसे कहा मुझे P2 दे दें, उसी तरह मार्कर दे दें, उसने एग्जैक्टली मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट भी दे दिया जो कि बिल्कुल पहले उसकी तरह था। तो क्या अब इसके लिए मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग इसी तरह ये प्रोग्राम रन कर लें और फिर आप यहाँ पे ना एक क्लास ख़त्म होने से पहले एक डिस्प्ले फंक्शन लिख लें, वाइड डिस्प्ले, जिसमें आप लिख दें Cout A F S और B। अब आप यहाँ पे कॉल कर लें P1 डॉट डिस्प्ले, आपके पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा। क्या चीज़ प्रिंट हो जाएगी? A F S और B। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लूँ P2 डॉट डिस्प्ले, दूसरी दफ़ा मेरे पास क्या प्रिंट होगा? कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा? सेम आउटपुट, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ है P2 इज इक्वल टू P1 के P1 के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे किसके पास आ जाएंगे? P2 के पास भी आ जाएंगे। तो मेरे पास P2 के लिए भी यही सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि मेरे पास जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा P2, उसके लिए भी मेरे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी हो गई। कोई फंक्शन कॉल हो गया, मैंने बहुत बड़ा काम किया, एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर दूसरे फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दी है, लेकिन कोई फंक्शन मैंने कोई एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल हुआ है। इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन किस किस्म का कॉल हुआ? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि मैंने खुद से लिखा नहीं है, मैंने खुद से लिखा नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको डिफ़ॉल्ट कहता हूँ। हाँ, पेपर में या कोई भी टेक्निकली आपसे पूछ ले कि राइट एन एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्या आप एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लें, तो तब आपने एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट से काम नहीं चलना, बल्कि आपने क्या करना होगा?
कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना होगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैं जस्ट 0 और 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने हटा दिए। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का तरीक़ाकार क्या होगा, बाकी ऑलमोस्ट वही है। नेम ऑफ क्लास, अच्छा, a इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट या ऑब्जेक्ट डॉट a ऑब्जेक्ट डॉट f ऑब्जेक्ट डॉट s ऑब्जेक्ट डॉट b। अब इसको समझने की कोशिश करें। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए अगर मैं एक्सप्लिसिट लिखता हूँ, चेंजेस कहाँ पे आई है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस फंक्शन के पास आ जाएगा। इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल होता है, यही होता है ना। इसमें ये जो पहली वैल्यू है ये कहाँ पे कॉपी होती है, दूसरी वैल्यू कहाँ पे कॉपी होती है, XYZ कहाँ पे कॉपी होती है, और 100 कहाँ पे कॉपी होती है। और फिर नीचे में देख लें, ए के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाती है, जो डेटा मेंबर है उसके अंदर, इफ के अंदर, इस के अंदर और ए के अंदर। अब इस टाइम ये P2 है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉल हो रही है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है यार, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, वहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब इस केस में देख लें तो ये तो मुझे पता चल गया कि 4 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब ये जो फंक्शन है ये कौन कॉल कर रहा है, P2, और क्या चीज़ भिजवा रहा है उस फंक्शन में, P1 की वैल्यू भिजवा रही है। यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं ना कि ये वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या भिजवा रहे हैं, P1। P1 में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, A, F, S और B। ओके, यहाँ से कौन सी वैल्यू जा रही थी पहले, 10 किस किस्म की वैल्यू है, इंटीजर। तो ये मेरे पास इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक इंटीजर वेरिएबल की। इंटीजर वेरिएबल है या नहीं है, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू जा रही है, फ्लोट। अब फ्लोट वैल्यू को होल्ड करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक फ्लोट वेरिएबल की। स्ट्रिंग की मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल की। अब यहां से मैं क्या भिजवा रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट भिजवा रहा हूं। पहले मैं वैल्यू भिजवाता था, अब जब मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू भिजवाऊंगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को होल्ड करने के लिए तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट मैं किसका क्रिएट कर सकता हूं, क्लास का। क्लास नेम मेरे पास क्या है, तो अब पता चल गया ये मैंने माई प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी भी जगह पे ये पैरामीटर के अंदर नहीं लिखा जाता,
लेकिन यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के पास एक और ऑब्जेक्ट आना है। सो ये मेरे पास अब ऑब्जेक्ट उठ के आ जाता है और किसके अंदर स्टे हो जाता है, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर। इसको हम कहते हैं एड्रेस या रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर से मुराद ये है कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। वो किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया, P1 का रेफरेंस आ गया। अब P1 का रेफरेंस आ गया, बेसिकली जब मैं ये P1 भिजवा रहा हूं तो इस P1 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, इसके जो डेटा मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं, A, F, S और G। तो इसके अंदर भी वही 4 वैल्यूज आ गई। तो मैं वही 4 वैल्यूज, फिर हमने क्या कहा था कि हम ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को जब एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट ए, वो वैल्यू किसको असाइन कर दो, ए को, एफ को, एस को, बी को। तो आप लोगों को जो समझने की ज़रूरत है कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर ये नेम ऑफ क्लास पैरेंथेसिस के अंदर क्यों लिखते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर इसलिए लिखते हैं कि जब मैं ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है, वो डेटा किस किस्म का है, वो क्लास टाइप का है। वो क्लास टाइप क्या है मेरे पास, ये देख लें जो P1 है। चूँकि क्लास टाइप का डेटा मेरे पास आ रहा है तो मुझे यहाँ पे उसको होल्ड करने की क्लास टाइप रेफरेंस भी चाहिए। तो मैं इस वजह से यहाँ पे जो क्लास टाइप रेफरेंस है, रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करके ओबीजे ये यूज़ कर रहा हूँ, और फिर इस ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ है वो मैं सारा असाइन कर रहा हूँ इस डेटा मेंबर्स को, ताकि जब मैं डिस्प्ले करूँ तो मेरे पास वही डेटा डिस्प्ले हो जाए। सो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग इसको आसान बना सकते हैं। याद रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप इसी तरह प्रोग्राम रजिस्टर पे नहीं लिखते और फिर उसका ड्राई रन नहीं करते। ड्राई रन से मुराद ये है कि आप एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते जाएं, कि जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। साथ साथ वैल्यू नोट करते जाएं कि इसमें ए की वैल्यू ये, मैं आप लोग देख लें, एक लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ, उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी ड्रा करता हूँ, शो फंक्शन भी करता हूँ, ताकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपको पता चल जाए कि कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। एक दफ़ा आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर लें, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़बान में ड्राई रन। आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 1 महीने तक ड्राई रन की प्रैक्टिस कर लें, हर एक प्रोग्राम को रजिस्टर पे लिखें और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है लेट मी नो इन नेक्स्ट क्लास, तो आप मल्टीपल टाइम्स ये ड्राई रन की प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे, डिफरेंट अप्रोचेस पे, डिफरेंट जो प्रोग्राम है उन पे एक दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी फिंगर टिप्स पे दिखेंगी। पढ़ाने से पहले हम भी इसी तरह करते थे कि प्रोग्राम लिखा है एक रजिस्टर पे, एक एक लाइन को 2-2, 3-3 दफ़ा एग्जीक्यूट किया, ड्राई रन किया, कॉन्सेप्ट बना लिया। अब आप आंख के बंद भी हम कर लें, कोई भी प्रोग्राम हम लिख के हम बता सकते हैं कि इसका आउटपुट यह आएगा, फलां जगह पे इसकी गलती है। सिंटैक्स गलती हो सकती है लेकिन सिमेंटिक गलती ना होने के बराबर है। वाई? बिकॉज हमें पता है कि जैसे अब ये मैंने समझा दिया कि यहाँ से जब वैल्यू जा रही है तो किस तरह मैपिंग हो रही है, अगर यहाँ से वैल्यू जाएगी तो किस तरह मैपिंग होगी। आई विल ट्राई कि मैं इनकी जो प्रैक्टिकल 1-2 प्रोग्राम्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।